चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। मैं सोनू तिवारी, जो बिहार शिक्षक बहाली के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ संविधान, उसमें आज मैं भाग 5 लेकर आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? इसलिए कि उसमें राष्ट्रपति को पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 5 में है संघ की कार्यपालिका। क्या है? संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। इसमें जो पहला हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, और राष्ट्रपति को कितने अनुच्छेदों में उल्लेखित किया गया है? तो वह 52 में, 53 में, 54 में, 55 में, 56 में, 57 में, 58 में, 59 में, 60 में और 61 में और 61 में। ठीक है, इतने अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेखित किया गया है। चलिए पहले देखते हैं, अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। भारत में क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे जो कार्यपालिका के हेड होंगे। जो क्या होंगे? कार्यपालिका के हेड होंगे। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, जिनको हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम नागरिक कहेंगे, पहले नागरिक होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कार्यपालिका अर्थात हमारी मंत्रिपरिषद यह बनाई गई है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे कि भारत के राष्ट्रपति अपना काम कर पाए। और मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं उनका नाम क्या होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सारा काम कौन करता है? सारा काम प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन नाम किसका चलता है? राष्ट्रपति का चलता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 और 55 दोनों एक जगह पे लिख देते हैं। ठीक है ना, अनुच्छेद 54 और 55, यह अनुच्छेद 54 और 55 यह निर्वाचन से संबंधित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 54 और 55 है। ठीक है, 56 किससे संबंधित है? तो 56 है वह कार्यकाल से संबंधित है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 57 यह है कि राष्ट्रपति क्या पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं? तो हमारे देश में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया, पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 में है कि राष्ट्रपति की जो बनेगा उसकी योग्यता क्या होगी। क्या होगी बाबू? योग्यता। अभी इसको सब एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? योग्यता क्या होगी। अनुच्छेद 59 कहता है कि उनका वेतन कितना होगा। क्या होगा? वेतन कितना होगा। और 60 कहता है कि शपथ ग्रहण जो होगा वो कौन इनका कराएगा। शपथ ग्रहण कौन कराएगा। और 61 को हम कहाँ लेके आगे लिख देते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं। 61 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 59 में है। चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? अनुच्छेद को समझते हैं। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे जो कि भारत के प्रथम नागरिक होंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत जो राष्ट्रपति होंगे वह कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। कार्यपालिका के प्रमुख का मतलब क्या हुआ? कि जितना कुछ काम होगा मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका मतलब कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के प्रमुख होंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद जो भी काम करेगी किससे पूछे करेगी? कार्यपालिका से, मंत्रिपरिषद सॉरी राष्ट्रपति से। लेकिन विडंबना देखो कि हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद बनाई गई है राष्ट्रपति को सजेशन देने के लिए, जबकि इस समय होता क्या है? इस समय क्या संविधान के माध्यम से ही होता है कि जो मंत्रिपरिषद वही सर्वोसर्वा है, राष्ट्रपति को उनका सलाह मानना पड़ता है।
क्लियर हुआ ना? राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? उनका सलाह मानना पड़ता है। क्लियर है सब लोग को? चलिए, अनुच्छेद 54 और 55 कहता है कि निर्वाचन होगा। किसका निर्वाचन होगा? राष्ट्रपति का। और जो निर्वाचन होता है वह कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष। आज तक पार्टिसिपेट किए हो आप लोग? आप लोगों में से कोई लोग राष्ट्रपति की वोटिंग में नहीं किए हो? सांसद की वोटिंग में क्या होता है? पार्टिसिपेट करते हो। और सांसद तो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं से सांसद होते हैं। क्लियर है? अनुच्छेद 56 कहता है कि कार्यकाल, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है बाबू? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और यह 5 वर्ष की काउंटिंग कब से की जाती है? 5 वर्ष की काउंटिंग जो होती है वह जिस दिन वो शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से क्या होती है? काउंटिंग स्टार्ट होती है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 3 जून को राष्ट्रपति जो है उनका इलेक्शन हुआ, 5 जून को उनका रिजल्ट आ गया कि कौन जीत गया, और 15 जून को उनका शपथ ग्रहण हुआ, तो जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन से 5 वर्ष आप काउंट करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया कार्यकाल के बारे में। पूछा जाता है किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो क्या कहोगे? अनुच्छेद 56 में उल्लेख है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अर्थात सर कहीं ऐसा भी है क्या कि निर्वाचित नहीं होते हैं? हाँ। कहाँ पे? राष्ट्रपति ये अमेरिका में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ कार्यकाल 5 वर्ष, अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। ठीक है? तो राष्ट्रपति अपने यहाँ चाहे तो जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए जो 2 लगातार कार्यकाल के लिए चुने गए, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम राष्ट्रपति, जो 52 से 57, 57 से 62 तक रहे। लेकिन 3 बार उनका शपथ ग्रहण हुआ। किस तरीके से? एक 26 जनवरी 1950 को शपथ ग्रहण किए, एक 1952 में, एक 1957 में। 62 में वो फिर कहे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक है? 58 आर्टिकल 58 देखते हैं तो इसमें बात करता है कि योग्यता कितना होना चाहिए। किसका योग्यता? राष्ट्रपति का। योग्यता कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए योग्यता के बारे में अगर बात कर लें तो यहाँ पे हम बता देते हैं, यह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता हो वह 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूरा कर चुका हो। 35वां वर्ष में नहीं, 35 वर्ष पूरा हो गया हो। दूसरा क्या है? भारत के नागरिक हो आप, भारत के क्या हो? नागरिक हो। तीसरा क्या है? पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, दिवालिया। और क्या है? किसी लाभ के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। मतलब अगर विधायक सांसद कहीं पे हैं या कोई गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं तो आप राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए पहले अपने पद से क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा, तब आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये हो गया योग्यता। सर वेतन कितना मिलेगा? तो वेतन राष्ट्रपति का 5 लाख है। कितना बाबू? 5 लाख है। और पेंशन कितना है? 2.5 लाख है। 2.5 लाख है। इसमें देखो नीचे लिख रहे हो, आ रहा है, खड़े होकर देखो क्या लिखा है वहां पे? 2.5 लाख। ठीक है? चलो, पेंशन कितना है? 2.5 लाख है। वेतन कितना है? 5 लाख है। और बाकी सारे वेतन मतलब भत्ते उनको मुफ्त में मिलते हैं। सुविधाएं सारी, टेलीफोन, उनका यात्रा, उनका रहने का, सब कुछ फ्री होता है। ठीक है? शपथ ग्रहण की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित कोई भी जज जो उनको शपथ दिला सकता है राष्ट्रपति को। क्लियर है? तो ये था सब प्रावधान। उसके बाद आता है महाभियोग की प्रक्रिया। 61 कहता है। तो महाभियोग का मतलब क्या हुआ कि सर अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता हो, क्या करता हो? अपने पद का दुरुपयोग करता हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया लाई जाती है उसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। कैसे लाई जाती है ये सब अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे हम। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है? इसको मिटा देते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया, साथ में अगर हेडिंग डालना है आप लोगों को तो हेडिंग डाल लो। ये मिटा देते हैं, आर्टिकल आप नोट कर लिए होंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया, तो देखिए जैसे नॉर्मल जो निर्वाचन होता है ना इलेक्शन, वैसा इनका इलेक्शन नहीं है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो अलग तरीके से होता है। उसमें कई सारे रूल काम करते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। इसे 2 रूल काम करेगा। पहला जिसे कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या कहते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली, और दूसरा जो काम करता है उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। अब दोनों को अगर समझ गए तो समझो कि निर्वाचन की प्रक्रिया आप समझ गए, और दोनों प्रक्रिया समझ गए तो समझो आप 90% स्टूडेंट से क्या हो गए, ऊपर उठ गए। क्यों? समझ ही नहीं आता है, कहते हैं सबकी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो पहला देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये कहता है कि सर जो वोट का वैल्यू होगा राष्ट्रपति के लिए, जो वोट का मतलब जितने लोग वोट में पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन कौन होंगे, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा जी। निर्वाचक मंडल कौन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, देख लो यहाँ पे ध्यान से। लोकसभा तथा विधानसभा के, लोकसभा प्लस राज्यसभा, सेंट्रल में पहले देख लेते हैं, राज्यसभा, ठीक है, और प्लस सभी विधानसभाओं के, सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन बाबू? निर्वाचित सदस्य। ये क्या हो गया उनका, ये पूरा हो गया निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कौन कौन होते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। बात ये आता है कि सर हमारे देश में अलग अलग राज्यों का जनसंख्या अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या विधायकों की है, तो किस प्रकार से हम कंपेयर करेंगे, उनके मत का वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे हम मत का वैल्यू निकालेंगे। किस प्रकार से बाबू? तो राज्य में विधायकों के मतों का वैल्यू, विधायक के मत का वैल्यू कितना होगा ये निकालना हो किसी भी राज्य का, तो निकालेंगे राज्य की जनसंख्या भागे राज्य में विधायकों की संख्या, उस राज्य में क्या विधायकों की संख्या, और जो निकल आया उसमें 1/1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया? एक विधायक, किसी भी राज्य के एक विधायक के मत का वैल्यू हमको पता चल गया कि कितना होगा। अब क्या करेंगे? सर उस राज्य में जितने विधायक होंगे सभी विधायकों में इस मत का मान मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन समस्या क्या आ गई? समस्या आ गई कि सर जनसंख्या तो अलग अलग है, यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे एक विधायक के वोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जबकि अगर जहाँ पे कम है, मान लो गोवा सिक्किम वगैरह हो गया, तो यहाँ पे विधायकों की संख्या क्या हो जाएगा? विधायकों के वोट का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग होगा ही। सबसे अधिक कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। अब बात आ जाएगी कि सर सभी विधायकों का मत का वैल्यू एक बार जोड़ दिया है तो कितना आएगा? तो पूरे देश में, ध्यान देखना, पूरे देश में सभी विधायकों का मत का वैल्यू कितना होता है? 5.49 लाख। कितना होता है बाबू? 5.49 लाख। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ही कहती है, दूसरा रूल क्या कहता है कि जितने टोटल विधायकों के वोटों का वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा सभी सांसदों के, निर्वाचित सांसदों के मतों का वैल्यू। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जितने निर्वाचित सदस्य होंगे सबके वोट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया सर? तो 5.49 लाख हो गया। फिर से सभी विधायक सांसदों का, कितने सांसद हैं टोटल? 776। कितने सांसद है बाबू? 776। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद 776। एक सांसद के वोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो एक सांसद का, एमपी का तो फिक्स रहेगा ना, वोट का वैल्यू होता है 708। कितना होता है बाबू? 708। सर जनसंख्या बदल रही है, आप पढ़ा रहे हैं, तो जनसंख्या बदलने से कोई नहीं मतलब है, इसलिए कि 1971
1971 के जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं, और संविधान में भी कहा गया है कि 1971 के जनगणना के अनुसार अभी वोटिंग चल रही है। 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी, विधायकों की संख्या बढ़ेगी। आप देख रहे हो कि नया पार्लियामेंट हमारा किस लिए बना है, इसीलिए बना है। ठीक है, तो 1971 के अकॉर्डिंग आपको बात की जा रही है। एक सांसद के वोट का वैल्यू 700। सर विधायकों का बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे, क्यों? इसलिए कि अलग अलग राज्य का अलग अलग विधायकों का मत होगा, सबका मिला करके 5.49 लाख होता है। अब वोट कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे आके देख लो। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य कितने होगा, इन लोगों का वैल्यू 5.49 लाख। अच्छा, और सभी विधायकों का कितना हो गया, 5.49 लाख। तो सर टोटल कितने लोग, मतलब कितना मत पार्टिसिपेट करेगा, तो टोटल पार्टिसिपेट करेगा वो कितना हो जाएगा, 5.49 और 5.49 दोनों ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, 10.98 लाख। इतना वोट पड़ता है किसमें, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। सर इतना वोट ना पड़े तो सभी लोग पार्टिसिपेट थोड़ी कर पाते हैं। कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोग बैठ गए, कुछ लोग खड़े हो गए। बात समझ में आ रहा है? कुछ लोग कहे कि हमारा तबीयत खराब है, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करें। कई पार्टियां पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो बात वो नहीं है, बात यह है ना कि जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें हम काउंट करवा लेंगे, लेकिन टोटल कितना होता है ये देखेंगे तो देखेंगे 10.98 लाख। आप देखते हो कि जब इलेक्शन होता है लोग कहते हैं कि फलाना राष्ट्रपति अपने विपक्ष प्रत्याशी से 3 लाख वोटों से जीत गया। हम लोग को समझ ही नहीं आता है कि अगर पब्लिक का वोट काउंट करते तो अरबों में चला जाता। ठीक है, अगर विधायक काउंट करते तो संख्या कम आती, 5-6 हज़ार में हो जाता। तो फिर ये आ कहाँ से रहा है, तो वो समझिए यहाँ से आ रहा है। और ये जितना बताया कौन सा प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे बताया गया है। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब मिटा रहे हैं हम और पढ़ाएंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से क्या होता है कि ये लोग वोट करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग में क्या होता है कि जब ये सांसद लोग जाएंगे, टोटल विधायक और सांसद, ठीक है, ये लोग जाएंगे वोटिंग में, तो कहा जाएगा, ये मिटाए थे जी, उनको एक पर्चा दिया जाएगा, ऑफलाइन होता है। और नहीं तो पर्चा नहीं दिया तो क्या होगा, उनको पहले पर्चा दिया जाता था। मान लो ये मशीन ही हो गई, इसमें 4 लोग लड़ रहे हैं, ए, बी, सी और ये डी, 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहता है कि आप जब वोट करने जाएंगे तो आपसे पूछा आप किसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपने कहा कि सी को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहता है कि अगर सी नहीं रहे तो कहोगे बी को, बी नहीं रहे तो डी को, और डी नहीं रहे तो ए को। चारों को वोट करना होगा। जितने कैंडिडेट हैं सबको क्या करना होगा, आपको वोट करना होगा। आपने वोट कर दिया, कोई और गया, ए, बी, सी, डी, वो बी को पहला रैंक दिया, ए को दूसरा, सी को तीसरा, डी को चौथा दिया। ऐसे करके वोटिंग हो गई। सर काउंटिंग कैसे होती है, देखिए, जीत इसमें राष्ट्रपति में तभी दी जाती है जब 50% प्लस 1 मत मिले। इससे कम पे जीत नहीं दी जाती है। नॉर्मल जो इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि अगर सांसदी का चुनाव है और 10,000 वोट है और 5 लोग खड़े हो गए, तो जो 2100 पा गया, जो अधिक पा गया, क्या करेगा, जीत गया, सबसे अधिक जो पा गया। लेकिन राष्ट्रपति में अगर जितना वोट है 10,000 है, तो 10,000 में 5,001 वोट मिलेगा तभी विजेता घोषित, अन्यथा विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो 50% से अधिक होना चाहिए। तो इस तरह क्या करेंगे सर, मान लीजिए हमारे पास 4 लोग इलेक्शन लड़ गए और पा गए कितना वोट, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए, बी, सी, डी, ये 4 लोग हो गए। अब 4 लोगों में देखेंगे, ए को मिला 40%, बी को मिला 30%, सी को मिला 10%, डी को मिला 20%। ये वोट हो गया जब पहली गणना कीजिए। पहली गणना मतलब क्या होता है सर, मतलब पहले नंबर पर वोट किसको किसको मिला उसी को। जैसे इनको काउंट करना है तो ये वोट किसको दिए हैं, मान लिया जाएगा बी को, ये वोट किसको दिए हैं, सी को, ये मान लिया जाएगा। उस तरीके से गणना कर दिया गया। क्या 50% से अधिक वोट कोई पाया, नहीं पाया, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 50% से अधिक वोट पहली बार में पा गए तब तो ठीक है, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं पाई, इस कंडीशन में नहीं पाए तो क्या होगा, उसमें कहा जाएगा कि जो सबसे कम पाया है, कौन सा है, वो सी है। उसके जितने वोटर हैं सबको उठाओ और उनकी सेकेंड प्रक्रिया काउंट करो। उनकी क्या सेकेंड प्रक्रिया, मतलब ये दूसरे नंबर किसको चाहते हैं, ए को, तो एक वोट इनको मिल गया।
ये दूसरे नंबर किसको जाता है, बी को, तो ए को 3 को मिल गया, मतलब उसमें से सी को एलिमिनेट कर दिया गया। अब 3 ही कैंडिडेट में क्या होगा, काउंट होगा। अगर इसमें भी नहीं आ पाए विजेता तो इन तीनों में जो तीसरे रैंक पे है डी वाला, इनके वोटर को उठाएंगे और उनका पहला क्राइटेरिया छोड़ करके दूसरा में किसको दिए हैं तो 2 में रख के और विजेता घोषित किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कई लोग समझाएंगे आपको कि पहले जो प्रथम रैंक पे वोटिंग हुई है उनको काउंट करते हैं, अगर विजेता 50% से अधिक वोट नहीं पाया तो जो दूसरे रैंक पे है उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले राउंड में वोटिंग हुई, अगर 50% से ऊपर नहीं आया तो दूसरे राउंड में उन्हीं का वोट काउंट किया जाएगा जो सबसे नीचे वाले कैंडिडेट को वोट मिला है, उसके वोट को उठाएंगे और वो पहला वोट तो सबसे उसी को दिया है, दूसरे वोट में किसको दिया उसको काउंट कर लेते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, राष्ट्रपति को विजेता घोषित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति का इलेक्शन हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सर, क्या कभी ऐसा हुआ है? एक बार हुआ है, ठीक है ना, एक बार हुआ है, हमेशा नहीं हुआ है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो प्रक्रिया क्या है। महाभियोग की प्रक्रिया समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए कितना टाइम हो गया, चलिए महाभियोग, महाभियोग ये प्रक्रिया देख लेते हैं। जब कोई राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करे, अपने पावर का दुरुपयोग करे, अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, तो उसके ऊपर उसको पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया लाई थी उसे क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए संसद में विधेयक लाया जाता है, और संसद का मतलब क्या होगा, एक तो हो गया प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति खुद, प्रेसिडेंट, अंग ये भी हैं, दूसरा कौन होता है, लोकसभा, तीसरा कौन होता है, राज्यसभा। ये हमारा है लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा को कौन सा सदन कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। अब दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है, जो इनको क्या करना है, महाभियोग का प्रक्रिया लाना है। मान लेते हैं किसमें लाया जा रहा है, पहले लोकसभा में, तो जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। तब ये कहाँ आएगा, स्पीकर के पास आएगा, जो इस विधानसभा क्या होता है, सॉरी लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसके पास आएगा। अन्यथा 1/4 सदस्य का साइन नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तो ये वोटिंग कराएंगे, और वोटिंग में टाइम दिया जाता है कि इस दिन को वोटिंग होगा। अगर 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से ये विधेयक पास हो जाता है तो माना जाता है कि इस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हुई। और अब ये प्रक्रिया दूसरे सदन में जाती है। जब एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में जाता है तो उसको 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर की जरूरत अब नहीं होती है। अब डायरेक्ट यहाँ जो इस मतलब अध्यक्ष होगा इस सदन का, अच्छा राज्यसभा का सदन का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं, सभापति कहते हैं। यहाँ पे आएगा तो ये अर्ध न्यायालय जैसा काम करेगा। दूसरा सदन कैसा काम करता है, अर्ध न्यायालय जैसा, न्यायालय, अर्ध न्यायालय के जैसा काम करेगा दूसरा सदन। अर्ध न्यायालय का मतलब क्या हुआ कि यह सदन प्रेसिडेंट के पास मैसेज डालेगा कि आप बताइए कि पहले सदन से जो पास किया गया है, आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आरोप सही है। अगर आप चाहते हैं अपने पक्ष में कुछ बात रखा तो आप आकर करके क्या कीजिए, अपनी बात रखिए। तो राष्ट्रपति उस कंडीशन में खुद या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात रखवाता है सदन में। कितने दिनों के भीतर, 14 दिनों के, ठीक है। अगर राज्यसभा के सदस्य संतुष्ट हों, वोटिंग हो और 2/3 बहुमत से पास न हो तो महाभियोग की प्रक्रिया गिर जाएगी, खत्म मानी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे भी 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया संपूर्ण मानी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना होगा, छोड़ देना होगा। क्लियर है, उसी दिन से राष्ट्रपति को पद अपना छोड़ देना होगा। अब आते हैं कि सर अगर लोकसभा में ना आकर राज्यसभा में आए तो सेम कंडीशन। राज्यसभा में अगर आएगा तो उस सदन के 1/4 सदस्य जो होंगे वो साइन करेंगे, तब सभापति एक्सेप्ट करेंगे उसको। फिर वोटिंग कराएंगे,
2/3 से पास होगा तो दूसरे सदन में जाएगा। अब लोकसभा जो है वह अर्ध न्यायालय जैसा काम करेगा, अर्थात मैसेज भेजेगा प्रेसिडेंट के पास कि आपके ऊपर आरोप लगा है, अपनी बात रखिए। प्रेसिडेंट अपनी बात आकर रखेंगे और क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे संतुष्ट हो गए तो नहीं पास होगा, संतुष्ट नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, वही पास मान लिया जाएगा और इस कंडीशन में महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। तो महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद किसमें ये है, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लीजिएगा, सीधा पूछेगा। एक एक आर्टिकल एक बार रिवीजन करते हैं। 52 क्या कहता है, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। 53 क्या कहता है, राष्ट्र कार्यपालिका का प्रमुख होंगे कौन, राष्ट्रपति। 54 और 55 में इलेक्शन की बात की गई है। इलेक्शन में दो प्रकार की बात हुई है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, दोनों अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 56 कहता है कि कार्यकाल कितना होगा, किसका, राष्ट्रपति का। कितना होता है, 5 वर्ष का। कब से काउंटिंग स्टार्ट होती है, जब शपथ ग्रहण हो जाता है उस दिन से काउंटिंग स्टार्ट होती है। क्लियर है। 57 क्या कहता है, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होंगे क्या होंगे, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब कई बार आप लगातार रह सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, एक ही बार केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। 58 कहता है कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता में सबसे पहला योग्यता है कि 35 वर्ष की आयु क्या कर लिए हो, पूरा कर चुके हो। दूसरा योग्यता है, अच्छा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 35 वर्ष चल रहा हो। दूसरा है पागल और दिवालिया ना हो। तीसरा भारतीय हो। चौथा है लाभ के पद पे न हो, ठीक है। 59 कहता है कि उनका वेतन कितना होगा, तो कितना होता है वेतन, 5 लाख। पेंशन कितना मिलता है, 2.5 लाख। 60 अनुच्छेद कहता है कि शपथ ग्रहण राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कराते हैं, और अगर वो नहीं है तो उनके द्वारा नामित कोई भी जस्टिस करा सकता है, कोई भी न्यायाधीश करा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, जो आप देख लिए और समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का पावर क्या क्या है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, मतलब जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कौन कौन सी शक्ति होती है। तो देखो, राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्तियां होती हैं और एक स्वविवेकी शक्तियां होती हैं। स्वविवेकी का मतलब क्या होता है कि अपने बुद्धि से काम करेंगे। इसका मतलब सर राष्ट्रपति अपनी बुद्धि से काम नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं काम करते हैं, वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करते हैं, ठीक है ना। कई जगह पे मंत्रिपरिषद सलाह वो नहीं लेते हैं, वो स्वविवेकी है, अपने नियम करेंगे। मंत्रिपरिषद मतलब पटकता रह जाए, कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो पहले देख लेते हैं जो उनका अधिकार होता है, मतलब मंत्रिपरिषद सलाह से जो, तो वो अधिकार जो महत्वपूर्ण है उसको हम बता देते हैं। अनुच्छेद 72, इसमें न्यायिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। और अनुच्छेद 143, ये दोनों कौन से हैं, न्यायिक अधिकार हैं। 72 में कहता है ना कि क्षमादान की शक्ति होती है। क्या होती है बाबू, क्षमादान की शक्ति होती है, मतलब राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वह किसी के सजा को माफ कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपको फांसी की सजा दे दे या आजीवन कारावास दे दे, तो उसको अगर माफ करवाना हो, कम करवाना हो, तो किसके पास पावर होता है, राष्ट्रपति के पास, 72 के तहत। लेकिन ये मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 143 भी न्यायिक मतलब उनका पावर है। वो क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, CJI से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए। बाबरी मस्जिद के गिरने के दौरान 1992 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह मांगे तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको अपने मन से आप डिसीजन ले सकते हैं, हम सलाह नहीं देंगे, ठीक है। तो ये न्यायिक शक्तियां हो गई। वित्तीय शक्तियां भी इनके पास होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 112 के तहत वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति करवाते हैं, किसके माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से। प्रत्येक वर्ष आप देखते हो कि बजट प्रस्तुत होता है, तो उसका उल्लेख किसमें है, 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वित्त बजट प्रस्तुत करवाएं। कौन करवाता है, राष्ट्रपति। किसके माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से। और क्या है, अनुच्छेद 85 सर, यह संसद का सत्र बुलवाया जाता है, संसद का सत्र। अभी आपको बताए कि 3 सत्र होता है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसून सत्र। और तीनों जो सत्र होगा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, बुलवाते हैं। जब भी कोई सत्र स्टार्ट होता है तो पहले दिन राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का
108 आर्टिकल में उल्लेख है, क्या है? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। ये सब डायरेक्ट अनुच्छेद पूछने वाला है। एक बच्चा हमको मैसेज किया था कि सर इतना आर्टिकल हम कैसे याद करेंगे, 495 500 आर्टिकल पहुंच गया है, कैसे याद कर पाएंगे सर? आर्टिकल आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, जितना आर्टिकल हम बता रहे हैं बस उतना याद करो। 90% प्रश्न आपको फंसेंगे, बिहार पीसीएस का एग्जाम देंगे तभी फंसेगा, ठीक है ना? तो अनुच्छेद 108 में क्या है? पावर है राष्ट्रपति के पास संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों सदनों के सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य को एक के साथ बुलाकर और संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन बात यह है ना कि जब भाषण देंगे तो भाषण कौन लिखेगा? मंत्रिपरिषद लिख के देगा कि यही बोलना है। यही कारण है कि जो विपक्ष के भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं तो जो सरकार चल रही होती है उसके तारीफ में कसीदे काटते रहते हैं। आप लोगों को लगता है कैसे बीजेपी वाले कांग्रेस का तारीफ कर दी या कांग्रेस वाले बीजेपी का, यही कारण होता है, ठीक है? हो गया। 85 में संयुक्त संसद सत्र, संयुक्त अधिवेशन की बात हो गई। और जब सत्र बंद होने वाला होता है, मतलब सत्रावसान होता है, तभी भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला के सत्रावसान करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये कुछ उनकी शक्तियां हो गई। और क्या है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत अध्यादेश जारी करने की बात होती है। अध्यादेश, अध्यादेश, इससे अध्यादेश जारी होता है इस अनुच्छेद के तहत। ये कई बार पूछा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर संसद का सत्र न चल रहा हो, जो 1.5-2 महीने का गैप हो, उस गैप में अगर सरकार को ये लगे कि किसी कानून की बहुत सख्त जरूरत है, उस कंडीशन में वो क्या करेगी? सरकार राष्ट्रपति से कह करके और अध्यादेश जारी करवाती है। और वह अध्यादेश का उतना ही वैल्यू होता है जितना किसी कानून का होता है, ठीक है ना? उस अध्यादेश का उतना ही वैल्यू होता है जितना किसी कानून का होता है। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि और क्या क्या होता है। तो आपातकालीन पावर होता है 352, 356 और 360। ये अनुच्छेद हो गया 352, 356, 360। 352 में कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल, दिखाई दे रहा है जी, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति 352 के तहत करते हैं। कभी लागू हुआ है? हाँ, 75 में लागू हुआ था, 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, और 1977 तक चला राष्ट्रीय आपातकाल, एक बार लागू हुआ है। किसी भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सभी जनता का मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, और सरकार तानाशाही के रूप में शासन करने लगती है। 352। 356 को हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं बाबू? राष्ट्रपति शासन। ये तो हमेशा लागू होता रहता है, ये हमेशा लागू होता रहता है। 360 को कहते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या हुआ कि जब कोई देश करप्ट हो जाए, डूबने लगे, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, उसका आरबीआई कह दे, मतलब जो उसका रिजर्व बैंक है, कह दे कि हमारे पास अब पैसा कुछ भी नहीं बचा, वह देश क्या हो जाता है? वित्तीय आपातकाल घोषणा हो जाता है। जैसे श्रीलंका में हुआ था, पाकिस्तान में होने वाला है, ठीक है ना? हमारे यहाँ आज तक हुआ नहीं और भगवान करेंगे तो होगा भी नहीं। वित्तीय राष्ट्रपति शासन लागू होता रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा एक बार हुई है। ये सब किसके माध्यम से होता है? राष्ट्रपति के माध्यम से, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा सजेशन पे ही ये राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आर्टिकल हो गए कितने? 1 2 3 72 हो गया, क्षमादान हो गया। 143 क्या है? सीजीआई से क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। 123 से क्या है? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 85 में संसद सत्र बुलाते हैं। 112 में वित्त विधेयक मतलब प्रस्तुत किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये वित्त मंत्री के द्वारा करवाते हैं राष्ट्रपति। अधिवेशन की बात हो, संयुक्त अधिवेशन 108 में है। और वित्तीय ये आपातकाल वाला प्रावधान 3 आर्टिकल में है, 352, 356 और 360, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम लेके आएंगे अब अगला, अभी पढ़ाएंगे राष्ट्रपति का ये पावर था, अब राष्ट्रपति का स्वविवेकी अधिकार पढ़ाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया, सब नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब इसमें देखिए, जो अध्यादेश जारी किया जाता है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सर अध्यादेश जब जारी होता है और कानून के बराबर हो गया, अध्यादेश कानून के क्या हो गया? बराबर हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है? ये हमेशा के लिए मान्य हो जाएगा? तो हमेशा के लिए मान्य नहीं होता है। संसद सत्र स्टार्ट होने के, प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को दोनों सदनों से पास कराना होता है। अगर पास नहीं हुआ तो अध्यादेश क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। अब पास हो गया तो कानून तो बना ही है, कानून
रह जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग स्वविवेकी अधिकार के बारे में। ये मिटा देते हैं, स्वविवेकी अधिकार। तो आप देख रहे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब इलेक्शन हो गया और किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हो, जैसे मान लो कि टोटल वोट कितना है 543 जो निर्वाचित होते हैं लोग, अब कितना चाहिए 281 चाहिए ना, 281 चाहिए, 281, और किसी पार्टी को 281 नहीं मिली, किसी को 200, किसी को 100, किसी को 150, ऐसे करके क्या हो गया, बट गए। अब इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास अपना स्वविवेकी अधिकार आता है कि वो किसके मुखिया को, किसके हेड को बुलाए और बुला करके सरकार बनाने के लिए कहे। मान लो ये ए मुखिया है इसके, ये इसके बी है, इसके सी है। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को उस दल के मुखिया को बुलाना चाहिए जिस दल के पास सबसे ज्यादा वोट हो, और ऐसा होता भी है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी को भी बुला सकता है, तीनों में से किसी को भी, ये उसका स्वविवेकी अधिकार है, किसी को भी। लेकिन शर्त क्या रहेगी, शर्त ये रहेगी, कहा जाएगा कि आप 30 दिनों के भीतर क्या करो, अपना बहुमत सिद्ध करो। मान लो कि 50 वाले 150 वाले को बुला दिया गया, तो बहुमत सिद्ध करने के लिए इनमें से क्या करना होगा, उनको वोट लेना होगा, इनमें से भी कुछ वोट लेना होगा। सर वोट नहीं ले पाए तो तब किसको बुलाया जाएगा, बड़े वाले को, बड़े वाले को, और ये भी नहीं बुला पाए तो संसद को भंग किया जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे स्वविवेकी अधिकार हो गया। स्वविवेकी अधिकार कब, यदि संसद क्या हो जाए, त्रिशंकु बन जाए। त्रिशंकु मतलब तीनों दलों के पास पावर आ जाए, किसी एक के पास कंफर्म पावर नहीं हो, पूर्ण बहुमत न हो। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है कि ये हो गया हमारा लोकसभा, ये हो गया हमारा राज्यसभा। अब सरकार को किस सदन में बहुमत चाहिए सरकार चलाने के लिए, लोकसभा में। इसमें क्या चाहिए, हमेशा बहुमत चाहिए। यहां प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। अब एक शब्द आएगा आपको, अविश्वास प्रस्ताव। क्या आएगा, अविश्वास प्रस्ताव। ये क्या होता है सर, जब लोकसभा में मतलब निम्न सदन में कोई पार्टी ये कहे कि जो सरकार इस समय चल रही है उसमें उसका लोकसभा में पूर्ण विश्वास नहीं है, मतलब पूर्ण बहुमत नहीं है, तो आप कहोगे सर पूर्ण बहुमत रहा होगा तभी तो सरकार बनी होगी। तो बात सही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस समय नहीं है उनके पास, जो उनके सदस्य हैं खिन्न हो गए हैं, अब वो उनके साथ नहीं है। तो इस कंडीशन में ये लोग डिमांड करते हैं लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के पास कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, पक्ष के विपक्ष, विपक्ष लाएगा। विपक्ष लाएगा तो एक डेट दिया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कि इस दिन क्या होगा, वोटिंग होगा, और उस दिन जब वोटिंग चलेगा और अगर ये सरकार जो मतलब सत्ता में है बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई तो उसी दिन क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, और बहुमत सिद्ध कर तो सरकार चलती रहेगी। अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई और सरकार गिर गई तब क्या होगा सर, तब राष्ट्रपति के हाथ में पावर आ जाता है, स्वविवेकी अधिकार आ जाता है कि वो क्या करे। या तो विपक्ष से कह दे, विपक्ष जो होगा कि तुम ही सरकार बना लो, या जो सदन है उसको भंग करके इलेक्शन करवा दे। तो यहाँ पे अगर राष्ट्रपति विपक्ष के वाले होते हैं पार्टी से तो क्या करते हैं, विपक्ष को ऑफर करते हैं तुम सरकार बना लो, और पक्ष वाले होते हैं जिनका सरकार गिर गया है तो उसी समय इलेक्शन करवाने की बात कर दी जाती है। तो ये भी राष्ट्रपति का क्या कहलाएगा, स्वविवेकी अधिकार कहलाएगा। ठीक है सर, तीसरा स्वविवेकी अधिकार क्या है, तो तीसरा है कि अगर किसी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, पास होने का मतलब क्या हो गया, सरकार गिर गई, फिर भी मंत्रिपरिषद इस्तीफा नहीं दे रहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम नहीं मानते हैं, उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास पावर होता है, स्वविवेकी अधिकार होता है कि तुरंत बर्खास्त कर दे मंत्रिपरिषद को। अच्छा, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कोई कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर। तो ये तीन था स्वविवेकी अधिकार किसका, राष्ट्रपति का। तीन स्वविवेकी अधिकार हो गए इनके। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति के बारे में और कुछ फैक्ट जो हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि
ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो 2 बार निर्वाचित हुए। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए, ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले ऐसे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। अच्छा, दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनका राष्ट्रपति पद के पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम? उनका नाम है डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद। क्या नाम है? डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद। ऐसे व्यक्ति जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। उनका नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति होने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी ही थे। अच्छा, नीलम संजीव रेड्डी की ऐसी कहानी है कि एक बार राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़े तो हार गए, दूसरी बार लड़े तो निर्विरोध हो गए, इनके खिलाफ कोई उठा ही नहीं। तो ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं जो हम आपको बता दिए। राष्ट्रपति का सारा कुछ पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।